अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है मैटर का किसी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करना। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं ये मैटर की स्टेट्स कहलाती हैं। और फेज चेंज वो होगा मैटर का किसी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना, यानी कि सॉलिड स्टेट का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैस में, इस तरह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो तब्दीली होगी उसको क्या कहेंगे? फेज चेंजेस कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री इज द साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कि किसी सब्सटेंस की खसूसियात, उसकी बनावट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करती है। It also studies the physical and chemical changes in matter and the laws or principle which govern these changes। ये किसी मैटर के अंदर जो फिजिकल यानी कि ज़ाहिरी तौर पर एंड केमिकल चेंजेस जो कि उसके केमिकल लेवल पर जो तब्दीलियाँ आती हैं उसको भी डिस्कस करती है। मसलन आप आइस को हीट अप करते हो तो मेल्ट हो जाती है, कुछ हिस्सा उसका लिक्विड स्टेट में यानी पानी बन जाता है और कुछ हिस्सा उसका बुखारात बनकर उड़ जाता है। तो ये क्या है? उसका फिजिकल चेंज है। जबकि आप वाटर को अगर इस हद तक हीट अप करो कि वो अपने कंपोनेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस, और ये केमिस्ट्री जो है उन लॉज और प्रिंसिपल को भी डिस्कस करती है जो कि इन तब्दीलियों का बायस बनते हैं। Determination of composition represents finding out percentages of elements and compounds in the sample of matter। जो कंपोजिशन होती है किसी चीज़ की, जो बनावट होती है वो क्या होती है? बेसिकली वो ये होती है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो जो किसी मैटर की कंपोजिशन को मालूम करना मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनकी कितनी कितनी परसेंटेज मौजूद है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर। स्ट्रक्चर क्या होता है? साख्त को कहते हैं। तो केमिकल लेवल पर क्या होगा? उसके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी? उसका स्ट्रक्चर बनाएगी। बोथ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मे बी ब्रॉट अबाउट बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर क्या होगा? जो फिजिकल और केमिकल चेंज होगा वो एनर्जी को बरोए कार लाते हुए लाया जा सकता है। पिछली मिसाल जो मैंने आपको दी कि अगर आप आइस को हीटअप करो, उसके अंदर फिजिकल चेंज भी आ रहा था, केमिकल चेंज भी आ रहा था। वो कैसे मुमकिन हुआ? जब हमने उसको हीटअप किया, यानी कि हमने जब एनर्जी को इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस क्यों बनाई जाती हैं? मेन क्वेश्चन ये है। तो ब्रांचेस इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो स्टडी है उस किसी भी चीज़ की वो आसान हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मॉल के अंदर जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर जो शूज़ वगैरह हैं, क्लॉथ्स हैं, ग्रॉसरी वगैरह सारी चीज़ें ना एक ही कैबिन में पड़ी हुई हैं, एक ही सेक्शन के अंदर हैं। तो आपको वहाँ पर शॉपिंग करने में काफ़ी हद तक परेशानी होगी, मुश्किल होगी, बनिस्बत इसके कि आप किसी ऐसे मॉल में जाओ जहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हों। इसी को देखते हुए अगर हम इससे रिलेट करें तो ब्रांचेस इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि वो जो स्टडी है उसकी वो आसान बनाई जा सके। To understand the widely spread complex subject of the chemistry and to concentrate on its specific aspects, chemistry is divided into many distinct branches। क्या क्या कह रहा है इसमें कि ये जो कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है इसको आसान बनाने के लिए और इसके जो ख़ास पहलू हैं उसके ऊपर एक ख़ास तवज्जो मरकूज़ करने के लिए केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। These branches have distinct areas of study for the scientists to focus on। इसके ज़रिए से जो साइंसदान होते हैं वो किसी ख़ास एस्पेक्ट पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं और उसके अंदर एडवांसमेंट्स ला सकते हैं, उसके अंदर मज़ीद स्टडी करके उसके अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ, इनोवेशंस ला सकते हैं। जो फर्स्ट ब्रांच दी हुई है वो है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। ये वो ब्रांच है जो कि किसी सब्सटेंस के अंदर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर जो उसके सब्सटेंसेस का बिहेवियर होगा वो उसको स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। मतलब किसी अगर मैटर को किसी तब्दीली का सामना करना पड़ता है तो उसके अंदर जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर
उसका क्या बिहेवियर होगा, ये उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ होती है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड काज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ। ये फिजिकल लॉज को, मसलन फिजिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं कि कोई मैटर एक सिंगलटन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला कोई एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसकी ये एक नेचर है कि ये किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग करके एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। और फिर बाद में जो इनका रिएक्शंस होता है, मतलब ये मसलन किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के रिलेटेड एक बड़ा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रेडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारे पास है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को मालूम करने के लिए कि रिएक्शन का रेट क्या है, उसके अंदर तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, ये उसको भी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि हम फिर बाद में इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर कैरी आउट कर सकें। मसलन अगर आप किसी रिएक्शन को देखना चाहो कि इंडस्ट्रियल स्केल पर अगर हम इसको करवाना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप डायरेक्टली उसको एक ह्यूज लेवल पर करना शुरू कर दो। उससे पहले आपको थोड़ा सा सैंपल लेकर उसको कैरी आउट करना पड़ेगा, उसके रेट्स ऑफ रिएक्शन को देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसके अंदर आप कोई चीज़ तब्दील कर रहे हो तो उसका क्या असर पड़ रहा है, ताकि आप उसको बड़े लेवल पर उसको कैरी आउट करो तो वो किसी किस्म का नुकसान का बायस ना बन सके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और उनकी बनावट, उनकी सिंथेसिस के बारे में स्टडी करती है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स। अगर कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता तो उसके अंदर क्या हो सकता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 118 एलिमेंट्स के अंदर अगर देखें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है तो उसके अलावा भी तो बहुत सारे एटम्स पाए जाते हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो वो यही कह रहा है कि अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होगा तो क्या होगा, कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स। मेटल्स हो सकती हैं, नॉन मेटल्स हो सकती हैं, या फिर इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, या फिर साल्ट्स होंगे या एसिड्स या फिर बेसिस होंगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होते हैं, मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। देन पिगमेंट्स यानी कि कलर कंपाउंड्स में यूज़ होते हैं। सरफेक्टेंट्स मिसाल के तौर पर कलीनिंग पर्पज़ के लिए जो यूज़ होते हैं उनको सरफेक्टेंट्स कहते हैं। कोटिंग एंड मच मोर। कोटिंग क्या होता है, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ की तह चढ़ाना। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। ये जो है उस कार्बन कंपाउंड्स के साथ डील करती है, उनको स्टडी करती है जो कि कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स नहीं होते। मतलब कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स के अलावा जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये उसको डिस्कस करती है। In this branch, we study the structure, formation, properties, composition and reaction of carbon containing compound। इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं उनके साख्त, उनकी फॉर्मेशन, उनकी खसूसियात और उनकी जो बनावट वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Organic compounds are found in all forms of life and are also essential for life। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ज़िंदगी की तमाम अक़साम में पाए जाते हैं और ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये तमाम जानदारों में पाए जाते हैं तकरीबन, और ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल्स एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर्स इन दिस प्लेनेट। केमिकल क्या होता है, एटम्स का रिएक्शंस वगैरह ये जो होते हैं सिंपल इन्वायरमेंट में, इनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और बायोकेमिकल वो होता है वो केमिकल रिएक्शन जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। तो
ये क्या होगी, केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना जो इस प्लैनेट पर हो रहे हैं ये उसके बारे में स्टडी करती है। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड द फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट। ये हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद केमिकल स्पीशीज जो होती हैं, केमिकल स्पीशीज क्या होती हैं, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती हैं, जो हिस्सा लेती हैं, मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम केमिकल स्पीशीज कहते हैं। ये उनको इनके मतलब केमिकल स्पीशीज़ के हवा, पानी और उसमें मिट्टी में मौजूदगी को और उनके जो सोर्सेज हैं, उनके जो ज़राए हैं, उनके रिएक्शंस हैं, उनके असरात क्या हैं, ये उसके बारे में डिस्कस करती है। Without this, it would be impossible to study the effects humans have on the environment through the release of chemicals. अगर हम इन केमिकल स्पीशीज़ के सोर्सेज और रिएक्शंस के बारे में, इनके असरात क्या हैं, डिस्कस ना करें तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो ह्यूमंस मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इंडस्ट्रियल लेवल पर जो माहौल के अंदर रिलीज़ कर रहे हैं, इनका माहौल पर क्या असर है, ये किस तरह से हमारे माहौल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसके अंदर इन चीज़ों को डिस्कस ना करें, इनके रिसोर्सेज को, इनके रिएक्शंस को, तो इस तरह से हमें अपने माहौल के अंदर जो इंसानी असरात हैं उसको डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा। It helps in understanding the causes, effects and solution of different types of pollution. इस तरीके से हम जो आलूदगी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं, उसको हम सॉल्व कर पाते हैं, उनके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स को देखते हुए कि इसके क्या वजूहात हैं, ये कहाँ से आ रहा है और इसका हल क्या होगा। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री लफ्ज़ से ही बता रहा है कि किसी चीज़ का एनालिसिस होगा। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एनालिसिस क्या होता है, उसको देखना कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है, पहचान करना, उसको देखना कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये क्या होगा, एनालिसिस होगा। इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स। ये क्या होगा, किसी मैटर के अंदर उसको अलग करना, उसकी शनाख्त करना कि क्या क्या चीज़ पाई जाती है, फिर उसकी कंसंट्रेशन देखना कि कितने फ़ीसद पाई जाती है, ये सारा कुछ इसके अंदर होगा, एनालिसिस के अंदर होगा। Nowadays the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instruments to analyze the matter. आजकल जो है ना, मैटर को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए वो कह रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की मॉडर्न मशीनरी यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गए, के एडवांसमेंट्स आ गई हैं इतनी ज़्यादा, तो मैटर को एनालाइज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मॉडर्न मशीनरी यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू द केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए से हम ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये केमिकल सब्सटेंसेस और जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये उसको डिस्कस करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, जिसके अंदर ग्लूकोज और पानी मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसके ज़रिए जो स्टडी की जाती है, इससे मतलब बायोकेमिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये उसको डिस्कस करती है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो बायोकेमिस्ट्री होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, जो कि हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से जो थायामीन, साइटोसिन और एडेनिन, ये बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये किस तरह से जुड़ती हैं और एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये सारी स्टडी कहाँ की जाती है? केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री उन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करती है जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं। अगर हम बात करें कार्बन 14 की, तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो कितनी होगी? 8 न्यूट्रॉन्स होंगे और 6 प्रोटॉन्स होंगे। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस के वजह से क्या होगी, उसमें से रेडिएशंस इमिट होंगी। अल्टीमेटली ये क्या होगा, ये टूट कर अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर
टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि टूटा है नाइट्रोजन के अंदर और बीटा पार्टिकल उसने रिलीज किए हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, और इसके साथ साथ ये जो न्यूक्लियर प्रोसेस हुआ है हमारे पास ये उसको और एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है नाइट्रोजन के अंदर तब्दील हुआ है ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो ये एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कस करता है। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर क्या होता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का मिलकर जो एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। Polymers are large molecules made up by linking together a series of building blocks, मतलब छोटे एलिमेंट्स से जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो पॉलीमर या फिर मैक्रोमोलिक्यूल जिसको हम कहते हैं ये उनकी प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर और उनको कैसे बनाया जाता है ये उसके बारे में डिस्कस करती है। पॉलीमर्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं और कुछ नेचुरल पाए जाते हैं। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारे क्या हैं? नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं। और इसके अलावा सिंथेटिक पॉलीमर हमारे पास होती है प्लास्टिक, जिसको चेयर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कभी देखा हो कुछ प्लास्टिक की ऐसी चेयर्स भी होती हैं जिनके पीछे लिखा होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि क्या होती है? सिंथेटिक पॉलीमर है और विनाइल क्लोराइड्स के मिलने से बनता है। विनाइल क्लोराइड्स क्या है? उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। Many materials present in living organisms include proteins, cellulose and nucleic acids are naturally occurring polymers. ये जो मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर दिखाई है ये क्या है? पॉलीमर है जो कि क्या बना? छोटे छोटे नाइट्रोजनस बेसिस के मिलने से बना है। नेक्स्ट हमारे पास है जियोकेमिस्ट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। अर्थ की कंपोजिशन और इसके जो सोर्सेज हैं, इसके जो जराए हैं, इसके अंदर जो मादनियात पाई जाती हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? जियोकेमिस्ट्री कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स वगैरह मादनियात निकाली जा रही होती हैं जब चट्टानों से, ना सिर्फ ये उसके अंदर यूज होती है। Geochemical mapping today has application in environmental monitoring, forestry and medical research. ये ना सिर्फ इसमें मिनरल एक्सप्लोरेशन के अंदर यूज़ होती है बल्कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग यानी कि आबो हवा को मॉनिटर करने के लिए कि किसी जगह की आबो हवा कैसी है ये उसके अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। फॉरेस्ट्री क्या होती है कि आप इसको जियोकेमिस्ट्री को यूज़ करते हुए आप देखो कि वहाँ मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी कैसी है, उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, किसकी डेफिशिएंसी है। इसको यूज़ करते हुए आप देख सकते हो कि हम किस तरह से यहाँ पर जो दरख्त पाए जाते हैं, जहाँ पर जंगलात पाए जाते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये ना सिर्फ मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूज़ होती है बल्कि आबो हवा को भी अच्छे से मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज आर मेडिसिन आर ड्रग्स विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। इंसानी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए जो ड्रग्स और मेडिसिन बनाई जाती हैं वो किसके अंदर बनाई जाती हैं? वो मेडिसिनल केमिस्ट्री को यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। ये उन ड्रग्स की इंसानी ज़िंदगी पर क्या क्या असरात हैं, उनका मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ, ये किस तरह से एब्जॉर्ब होती हैं, ये इसको भी डिस्कस करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स। मतलब क्या हुआ? स्टार्स के अंदर, स्टार्स के दरमियान जो एटम्स पाए जाते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके बारे में जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगी हमारे पास। We study the abundance and the reactions of molecules and ions in the universe and interaction of these species with radiation. हम इन मॉलिक्यूल्स और आयंस की जो abundance है, जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कायनात के अंदर किस तरह से इनके रिएक्शंस हो रहे हैं और इन स्पीशीज़ के ऊपर रेडिएशंस का क्या असर है, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। ये सब किसके अंदर होता है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होता है। बेसिकली एस्ट्रो का वर्ड जो होता है ना वो स्टार्स से रिलेटेड है।
मतलब क्या है, जो स्टार्स के अंदर मतलब जो खला में हमारे पास स्पेस के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, फिर उनके ऊपर रेडिएशंस का क्या इफेक्ट है, ये जो स्टडी होती है ये क्या कहलाती है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। We study the abundance and the reactions of molecules and ions in the universe and interaction of these species with radiation. हम इन मॉलिक्यूल्स और आइंस की जो एबंडेंस है, जो रिएक्शंस हैं इनके, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कायनात के अंदर किस तरह से इनके रिएक्शंस हो रहे हैं और इनके इन स्पीशीज़ के ऊपर रेडिएशंस का क्या असर है, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। ये सब किसके अंदर होता है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होता है। बेसिकली एस्ट्रो का वर्ड जो होता है ना, वो स्टार्स से रिलेटेड है। मतलब क्या है, जो स्टार्स के अंदर मतलब जो खला में हमारे पास स्पेस के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, फिर उनके ऊपर रेडिएशंस का क्या इफेक्ट है, ये जो स्टडी होती है ये क्या कहलाती है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए